क्रॉनिकल एकेडमी के हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज में यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी के हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर को लेकर चल रहे हैं। अभी इंट्रोडक्शन टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ये टॉपिक वाइज यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल होंगे और उसके लिए आपको हमारे कोचिंग संस्थान में जो नंबर आपको दिया जाएगा नीचे 9334102329 पर कांटेक्ट करना है अगर आप रेगुलर क्लास पूरे सिलेबस का करना चाहते हैं तो। अभी हम लोग टॉपिक नंबर 6 जो पीरियड ऑफ महाजनपद यानी महाजनपदों का काल, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि हम लोग क्लास वाइज पढ़ेंगे। जन है, इससे जनपद हुआ और जनपद से हुआ महाजनपद। तो जन कैसे जनपद बना, दोनों में मतलब क्या है जनपद होने का, और जनपद फिर महाजनपद कैसे बना। तो बौद्ध पुस्तकों में इस समय 16 महाजनपदों का जिक्र है और 10 गणराज्यों का भी, रिपब्लिक्स का भी जिक्र है। वैदिक काल में जो हम लोगों ने पढ़ा कि मोनार्कियल सिस्टम हाउ बिकेम स्ट्रॉन्ग, तो इस काल में मोनार्कियल सिस्टम और रिपब्लिकन सिस्टम के बीच में एक क्लैश है। मार्क्सियन थ्योरी के अनुसार रिपब्लिकन सिस्टम इज थेसिस, मोनार्कियल सिस्टम इज एंटीथेसिस, और अंततः एंटीथेसिस का ही विजय होता है। तो मोनार्कियल सिस्टम फाइनली विक्टोरियस होगा जब मगध का राइज होगा और वो क्लाइमेक्स पर पहुंचेगा जब मौर्य वंश की स्थापना होगी। यहाँ जो टॉपिक है पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों जनपद महाजनपद बने। भारत में राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का कोई ऐतिहासिक विश्लेषण पिछले लोगों ने प्राचीन काल में, मध्यकाल में नहीं किया। जिस तरह से हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने ओरिजिन ऑफ स्टेट का थ्योरीज दिया है, उस तरह से हमारे देश में नहीं रहा। हमारे देश के जो सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौटिल्य रहे, वो एक लाइन में काम चला लेते हैं कि राज्य ही राजा है और राजा ही राज्य है, और ये इतने ही लाइन में सारा पॉलिटिकल थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्टेट को खत्म कर दिया। हाल के दिनों में कई आर.एस. शर्मा ने भी और फिर रोमिला थापर जी ने अलग से ही किताब लिखा है वंश से राज्य तक, फ्रॉम लाइनेज टू स्टेट। उसमें विस्तृत तौर पर यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि राज्य नामक संस्था अपने मूल रूप में आने से पहले किन किन स्टेजेस से होकर गुजरती है, आखिर में राज्य का निर्माण होता कैसे है, होता क्यों है। तो वहां पर उन्होंने उसका डिस्कशन किया। फिर यहां जो अभी हमने कहा कि रिपब्लिक्स अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध पुस्तक में 16 महाजनपद और 10 रिपब्लिक्स का जिक्र है। इस समय दोनों के बीच संघर्ष होता है और मोनार्कियल सिस्टम कैसे जीतता है, एक प्रक्रिया है, उसको समझने की जरूरत है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व द्वितीय शहरीकरण का समय है भारत के इतिहास में। पहला शहरीकरण आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसीलिए द्वितीय शहरीकरण के कारण 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व महत्वपूर्ण है। लेकिन द्वितीय शहरीकरण क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या कारण था, इसका परिणाम क्या हुआ, ये एक बढ़िया पक्ष है जिसको पढ़ना जरूरी बढ़िया से मेंस के लिए होता है। फिर ट्रेड रूट्स, शहरीकरण होगा तो शहरीकरण के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड इज नेसेसरी, इज मस्ट। तो हाउ वन पार्ट ऑफ द कंट्री वाज कनेक्टेड विद द अदर पार्ट ऑफ कंट्री, हाउ कमोडिटीज गुड्स एंड कमोडिटीज वे आर ट्रेडेड फ्रॉम वन सेंटर टू अदर सेंटर्स। तो रोड, सड़क किस तरह से लिंक था, किस तरह से भारत का बंगाल, वहां से सूरत, तक्षशिला, सिंधु नदी, ये सब एरिया हाउ दे वर लिंक्ड, हाउ दे वर ट्रेडेड। तो ट्रेड रूट्स का बहुत वैल्यू है और इस समय इस पीरियड के लिए ट्रेड रूट्स पढ़ा जाता है।
इग्नू वाले भी किताब में और अन्य किताबों में भी वो विस्तृत तौर पर दिया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ उसी को पढ़ा जाता है, उसी में यह समय एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी है, व्यापार का भी विकास है। तो एग्रीकल्चर भी बहुत तेजी से विकास होता है, क्योंकि इस समय हल में लोहे के फाल का प्रयोग शुरू होता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहली बार लोहे के फाल का प्रयोग का बात कहा जाता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स यानी रोपने की प्रथा शुरू होती है। इस समय उत्पादन ज्यादा होता है और ये सरप्लस प्रोडक्शन ही शहरीकरण और व्यापार को बढ़ावा देता है। इन सब प्रक्रियाओं को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है, अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से में पहली बार सिक्कों का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। वैदिक काल में जो भी एविडेंस है वो टेक्सचुअल है, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में आहत सिक्कों के प्रचलन का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। आहत सिक्के पंचमार्क क्वाइंस का प्रचलन पुनः आर्थिक प्रगति और शहरीकरण का द्योतक होता है। जब एक्सचेंज सिस्टम बढ़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बढ़ता है, तो क्वाइंस का होना वहां जरूरी होता है। तो पंचमार्क क्वाइंस की उपस्थिति भी इस बात को साबित करती है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व शहरीकरण का समय है। तो क्वाइंस के बारे में पढ़ा जाता है। इस समय जो आर्थिक परिवर्तन हुए उनका सामाजिक जीवन पर काफी प्रभाव हुआ। वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ समाज और भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है। वैश्य लोग का इस समय आर्थिक रूप से समृद्धि सबसे ज्यादा होता है। क्षत्रिय राजा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं और ये लोग मिलकर ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को चैलेंज करते हैं। बौद्ध धर्म में स्पष्टतः क्षत्रियों को मानव मात्र में श्रेष्ठ कहा गया है और बौद्ध धर्म की पुस्तकों में क्षत्रिय तब ब्राह्मण कहा गया है ना। तो ये एक्सीडेंटल नहीं है और भगवान बुद्ध ने अपने किताब में तो ब्राह्मणों की घोर आलोचना की है। वैसे लोग भी अपने सामाजिक जीवन से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका आर्थिक प्रगति काफी हो गया था, फिर भी सामाजिक जीवन में वो तीसरे स्थान पर ही थे। तो उसका भी एक मतलब है। इसी कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित कुल 62 संप्रदायों का इस समय विकास होता है। तो इतने सारे धार्मिक प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है या नए धर्मों का उदय ब्राह्मण धर्म के खिलाफ क्यों होता है, कैसे हुआ, इसके क्या फीचर्स हैं, इनके क्या प्रभाव हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, उससे भी बहुत सारा सवाल आता है। और मगध का उत्कर्ष, राइज ऑफ मगध भी एक महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपद है। 16 महाजनपदों में 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो महाजनपदों का जो एरिया है, असमक एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है, लेकिन कोसल, मगध, बज्जी और अवंती, ये 4 जो महाजनपद हैं, यही मेन महाजनपद के रूप में डेवलप होते हैं और अंततः मगध सर्वोच्च राज्य के रूप में स्थापित होता है। इसी को इतिहास में मेंस में राइज ऑफ मगध कहा जाता है। मगध के आर्थिक संसाधन दूसरे महाजनपदों के मुकाबले काफी ज्यादा थे। उपजाऊ जमीन था, लोहे की प्रचुरता थी और इनके लिए एक फायदेमंद यह भी था कि जहां अवंती में चंड प्रद्योत एकमात्र महत्वपूर्ण राजा हुए, कौशल में प्रसेनजीत एकमात्र महत्वपूर्ण राजा हुए, बज्जी संघ के एकता को इन लोगों ने तोड़ दिया, जबकि मगध में हर्यक वंश, अगर बिंबिसार भी महत्वपूर्ण है, अजातशत्रु भी महत्वपूर्ण है, शिशुनाग भी महत्वपूर्ण है और फिर नंद लोग भी काफी शक्तिशाली थे। तो मगध का यह भाग्य रहा, संयोग रहा कि यहाँ लगातार जो भी राजा हुआ, जो भी डायनेस्टी रूल किया, वो सक्षम लोग उस सभी डायनेस्टीज में रहे। तो जहाँ अन्य जगहों पर एकाध राजा महत्वपूर्ण हुए, यहाँ 3 डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट रहे। इसलिए मगध के आगे बढ़ने में सभी का पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक रीजन्स दोनों ने बड़ा योगदान दिया।
तो ये सब इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और अंतिम टॉपिक है ईरानियन और मैसेडोनियन इन्वेशंस एंड देयर इम्पैक्ट। ईरानियन आक्रमण में डेरियस का आक्रमण है जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में माना जाता है, और फिर अलेक्जेंडर का आक्रमण है जिस समय नंद लोग मगध पर शासन कर रहे थे 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, उस समय भारत पर अलेक्जेंडर महान का आक्रमण हुआ। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, रिलीजियस भी है ना। अब हम लोग क्विकली इसमें देखते हैं कि डिफरेंट ईयर में इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए। अभी जैसे हमने कहा कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म, बौद्ध धर्म जैसे धर्मों के उत्थान के क्या कारण थे। डिस्कस सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, हाउ फार वाज इट इन्फ्लुएंस्ड बाय द उपनिषदिक थॉट। बौद्ध धर्म के उदय के सामाजिक और आर्थिक कारण को बताइए, और यह उपनिषदों से किस तरह से प्रभावित है। जैसा मैंने पीछे की क्लास में भी कहा कि उपनिषदों में ही यज्ञ और बलि की आलोचना की गई थी। बौद्ध धर्म का भी मूल आधार वही है, लेकिन इसके बहुत सारे अपने भी सिद्धांत हैं, लेकिन इट वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑफ द उपनिषद्स। ट्रेस द राइज ऑफ मगध इंपीरियलिज्म अप टू द टाइम ऑफ नंद। अभी जैसे मैंने कहा हर्यक वंश, हालांकि जरासंध वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध। जरासंध के बाद बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और नंद लोग हुए, तो उसको यहाँ पर लिखना है। पर्टिकुलर द पॉलिसी टुवर्ड्स नॉन मोनार्कल स्टेट, डिस्कस द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू इट्स सक्सेस। ये 60 नंबर का क्वेश्चन है। इसी तरह से गिवन अकाउंट ऑफ द रिपब्लिक्स इन द प्री मौर्यन पीरियड। अभी जो हमने कहा कि 10 गणतंत्रों का जिक्र अनुत्तर निकाय में किया गया है, तो उनके बारे में भी यहाँ लिखना, और 60 नंबर का है। जिस समय भी लिखना होगा कठिन रहा होगा क्योंकि लोग वैसा पढ़ते नहीं। शॉर्ट एसेंस ऑफ अर्ली जैनिज्म, जो प्रारंभिक जैन धर्म है उसका मूल सार लिखना है। राइट ए शॉर्ट एसे ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द प्री मौर्यन पीरियड। तो सामाजिक और आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन में इस समय वर्ण व्यवस्था और भी मजबूत होती है, सूत्र साहित्य लिखे जाते हैं, और इसी समय दलित शब्द और बौद्ध पुस्तकों में वर्णित होता है। तो बियॉन्ड द 4 वर्ण ये सब आता है इस पीरियड में, क्योंकि यह आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन का जब शहरीकरण होता है तो शहरीकरण में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है। एक तरफ प्रॉस्पेरिटी होती है तो दूसरी तरफ गरीबी भी उसके साथ आती है। कुछ लोगों का, बहुत लोगों का शोषण होता है तो कुछ लोग शोषण करते हैं। The 6th century BC was a period of religious and economic unrest in India. Comment. रिलीजियस अनरेस्ट, तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इस तरह के 62 संप्रदायों का उदय है। आर्थिक अनरेस्ट मतलब इस समय अर्बनाइजेशन का पीरियड है। राइट व्हाट यू नो अबाउट द राइज एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बिफोर द 1st century AD। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले बौद्ध धर्म के स्प्रेड, यानी बौद्ध धर्म का जो राइज हुआ मौर्यन पीरियड तक, और फिर कुषाणों ने इसको आगे बढ़ाया, वहां तक आपको जानना है कि हाँ बौद्ध धर्म का किस तरह से राइज हुआ। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन फ्रॉम द 3rd millennium BC टू द 6th century BC। 3rd millennium, सिंधु घाटी से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के शहरीकरण को यहाँ लिखना है। इवेल्युएट द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। भारत में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, इसलिए भारत का आयरन एज बिगिंस फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड। लेकिन लोहे का जो क्रांतिकारी इंपैक्ट है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में है, जब प्रोडक्टिव कार्य में भी लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो लोहा आदमी के जीवन में भारी परिवर्तन लाता है, और लोहा क्यों और कैसे
इस तरह का परिवर्तन लाया। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग पढ़ेंगे। Assess the importance of Jain tenets and their relevance to humanity। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है और मानवता के लिए उसका जो महत्व है। Buddha's teaching to a large extent could be helpful in understanding and resolving the problems of today's society। Analyze critically। भगवान बुद्ध ने क्या किया? रेस्ट्रेन करने का सिद्धांत दिया है ना। अगर अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग है वो, बौद्ध फिलॉसफी का मतलब ये है मिडिल पाथ फिलॉसफी। तो लड़ाई झगड़ा या चुपचाप रहना, दोनों के बीच चलना, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जो दुख का कारण का सिद्धांत है कि अगर इच्छा पर नियंत्रण रखिए तो बहुत सारे झगड़ा का निपटारा हो जाता है। आपकी जो इच्छा है आपके बहुत सारे दुखों का कारण है और आपके बहुत सारे युद्ध और लड़ाइयों का भी कारण है। तो आपकी जब डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस संदर्भ में इसको पढ़ना है। हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट चेंजेस इन द पोस्ट वैदिक इकोनॉमी गेव बर्थ टू न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। ये जो वैदिक काल के बाद अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है वह अर्बन अर्थव्यवस्था है, सरप्लस इकोनॉमी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में आर्थिक गतिविधियों के बारे में आप कंट्रास्ट व्यू देखेंगे और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में ऋण लेना और देना दोनों बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा गया है। जबकि आज भी या जब भी व्यापार होता है तो व्यापार में ऋण लेना और देना नॉर्मल एक्टिविटी। तो फिर ब्राह्मण टेक्स्ट में आप देखेंगे कि गांव की महिमा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और शहरों को तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से देखा गया है। आज भी हमारे समाज में ऐसा है। बौद्ध धर्म में शहरों को ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि बौद्ध धर्म के समर्थक व्यवसायी हैं और व्यवसायी शहर में रहेंगे। तो बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के इन सारे विचारों में बहुत फर्क है। तो इसको बढ़िया से समझने की जरूरत होगी। फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेर सोशल मूवमेंट्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिलीजन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक धार्मिक आंदोलन के बदले कुछ लोग सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ये बात जरूर है कि दे वेर मोर अ सोशल अल्टरनेटिव देन रिलीजियस अल्टरनेटिव ऑफ ब्राह्मणिज्म। जो लोग भी ब्राह्मण धर्म के डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी से दुखी थे उनके लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक वेलकम स्टेप था। इन धर्मों में जाने के बाद आप कोई जाति या वर्ग के सिस्टम में नहीं थे। वंस यू एंटर इनटू बुद्धिज्म और जैनिज्म यू आर ए जैन और ए बौद्ध। देयर वुड बी नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और बेसिस ऑफ ओरिजिन। हियर यू हैव ओनली वन आइडेंटिटी दैट इज ऑफ अ बुद्धिस्ट और ए जैन। इन लोगों में केवल सीनियर और जूनियर का अंतर होता था और स्टेटस का वैसा कोई अंतर नहीं था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसके कारण ब्राह्मणिज्म के डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम के बदले में इन लोगों ने एक इगैलिटेरियन सोशल सिस्टम देने का प्रयास किया। गिव एन अकाउंट ऑफ द गण संघ। वही जो 10 रिपब्लिक्स हमने कहा, इस नॉन मोनार्कियल स्टेट सिस्टम व्हाई डिड दे डिक्लाइन। ये 2018 का सवाल है। लेकिन इतिहास में नॉर्मली माना जाता है कि एक प्रक्रिया जो शुरू होती है उसका फिर एक समय के बाद पतन संभव मतलब जरूरी है, हो ही जाता है, इनएविटेबल, क्योंकि चेंज इज इनएविटेबल। परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है, यह होगा ही होगा। रिपब्लिकन सिस्टम वैदिक काल की मूल विशेषता है। जब आप छोटे छोटे समूहों में हैं, छोटे छोटे जगहों पर है, जब विस्तारवाद होता है तो छोटे समूहों का अस्तित्व मिट जाता है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड द पॉलिटिकल एम्बिशन विद कंबाइंड विद द इकोनॉमिक एम्बिशन। क्योंकि उस जमाने में जितने अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे
उतने अधिक रेवेन्यू पेइंग एरिया आपके अधीन आएगा। तो युद्ध का केवल मतलब यही नहीं था कि हम मार काट करेंगे, युद्ध का मतलब ये भी था कि अतिरिक्त आय प्राप्त करने के क्षेत्रों पर अधिकार होगा। तो जितना अधिक बड़े क्षेत्र पर अधिकार होगा, राजा की आय उतनी अधिक होगी, है ना। तो इसलिए भी वो सिस्टम इंपॉर्टेंट था। तो उसमें ये जो गण संघ है बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में सर्वाइव नहीं कर सकते। कंसेप्ट ऑफ श्रमणिक रिलीजन with particular reference to Buddhism had their roots in the Upanishadic ideas। देखिए किस तरह से उपनिषद और बौद्ध धर्म को जोड़ा गया। रिपीट क्वेश्चन है लेकिन अलग तरह से, तो उसको लिंक करना होता है कि उपनिषद में क्या फिलोसफी है और बुद्धिज्म ने वहां से कौन कौन से दर्शन या कौन कौन से विचार अपने में शामिल किया। डिस्कस द फैक्टर्स दैट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन आफ्टर द लेटर वैदिक पीरियड। 15 नंबर का सवाल है, उन कारणों को डिस्कस करना है जिन लोगों ने लेटर वैदिक पीरियड के बाद शहरीकरण में भूमिका निभाई, कि मतलब किन कारणों से शहरीकरण हुआ। शहरीकरण सरप्लस प्रोडक्शन के कारण होता है, और सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो एक्सचेंज को डेवलप करेगा, और एक्सचेंज के बाद फिर और सारी प्रक्रियाएं एक साथ जुड़ जाती हैं, देयर वुड बी अ चेन रिएक्शन। A number of scholars considered Alexander the Great, although long-term impacts of Alexander's invasions on India need to be re-evaluated. Comment. सिकंदर को महान माना गया है, लेकिन भारत पर सिकंदर के आक्रमण के दूरगामी परिणामों की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। इसको लोग देखने का प्रयास करते हैं कि भारत पर उसका क्या इम्पैक्ट हो, है ना। द पॉलिटिकल इकोनॉमिक नीड्स ऑफ रूलर्स कंबाइंड विद द इकोनॉमिक एंड स्टेटस नीड्स ऑफ द मर्चेंट क्लास टुगेदर प्रोवाइडेड द रिसेप्टिव कल्चरल मिलियू इन व्हिच बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड। जो हमने पहले डिस्कस किया, देखिए किस तरह का सवाल है। पॉलिटिकल नीड्स, इकोनॉमिक नीड्स of rulers and combined with economic and status needs of the merchant class। इसमें दो वर्ग है, शासक वर्ग का राजनीतिक और आर्थिक जरूरत, क्योंकि शासक बड़ा हो रहा था, ताकत आ रही थी, और शासक जो है धन जमा करके बड़ी सेना बनाना चाहेगा और एक्सपेंड करना चाहेगा। ब्राह्मणिज्म में अगर एक राजसूय यज्ञ कर दिया, एक अश्वमेध यज्ञ कर दिया, तो सारा जमा किया गया धन खत्म, तो वह राज्य व्यवस्था को मजबूत कैसे करेगा। जब एक दो यज्ञ कर देने पर कंगाल हो जाएगा, तो he will not be having surplus or extra revenue to consolidate or expand his army। अपने को मजबूत नहीं कर पाएगा। तो यज्ञ और बलि न केवल आम जनता को ड्रेन कर रहा था, यह शासकों के लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा था। दूसरी तरफ जो दान का व्यवस्था है, वो आम आदमी को मुश्किल में डाल रहा था। दान और पूजा, इससे पूजा करवाइए, दान खूब दीजिए। तो जो वैश्य वर्ग इस समय सबसे अधिक कृषि भी वैश्य कर रहे थे और व्यापार भी वैश्य कर रहे थे, इसलिए आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वर्ग इस समय वैश्य हैं। तो उनसे दान लेकर उनको कंगाल बना रहे, यज्ञ में बलि देकर पशुओं का हानि कर रहे हैं, और सोशल स्टेटस उनको तीसरे पर रखे हुए हैं। तो वो उससे नाराज थे, इसीलिए शासक और वैश्य का कंबाइंड एफर्ट बुद्धिज्म है। दो सम ऑफ द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म में हैव हैड देयर ओरिजिन इन वैदिक, फिर यहाँ उपनिषदिक ट्रेडिशन, बट इट वाज एन ऑलटुगेदर न्यू रिलीजन। अब यहाँ थोड़ा बदल कर सवाल आया, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कह रहा है कि ठीक है, लोग कह रहे हैं कि उपनिषद से इंस्पायर्ड है बुद्धिज्म का सिद्धांत, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अपने सिद्धांत हैं, इसके अपने तौर तरीके हैं। इसीलिए इसको केवल ये न माना जाए कि ये उपनिषद के दार्शनिक विचारों का ही प्रोडक्ट है। बुद्धिज्म को अपना अस्तित्व भी है,
इसलिए उसको एक स्वतंत्र अस्तित्व, आइडेंटिटी रहनी चाहिए। तो ये इससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो इतने सारे सवाल हैं, यहां कहने का मतलब है कि सभी सवालों को गंभीरता पूर्वक पढ़िए, सभी सवालों को उस टॉपिक से जोड़कर देखिए जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ दिख रहा है, और तब आपको लगेगा कि कितने डाइवर्स तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, और तब आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी का स्तर कितना ऊंचा जाना चाहिए, और क्या क्या समझेंगे तो आप इस टॉपिक से पूछे गए सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो जब तक सवाल नहीं पढ़ेंगे समझेंगे, तब तक आपको उस टॉपिक से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस स्तर का पढ़ना है, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी सिलेबस और आज से मैंने क्वेश्चन जोड़ दिया है, दोनों को समझिए, अपने कॉपी पर लिखिए और जानने का प्रयास कीजिए, तभी आप ऑप्शनल भी और एंशिएंट से जुड़े हुए हेरिटेज एंड कल्चर पेपर 1 हिस्ट्री का भी समझ सकते हैं। फिर आगे के समय में हम नेक्स्ट टॉपिक से जुड़ेंगे। थैंक यू।